हेलो दोस्तों, मैं दिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस के टेस्ट नंबर 6 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने टेस्ट नंबर 6 के ही क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज इस सेशन में बाकी बचे हुए क्वेश्चन यानी 91 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस टेस्ट पेपर में पॉलिटी के क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन पॉलिटी के हैं, कुछ क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के हैं। ओके, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ओके, स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, भारत में सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि इनका उल्लेख 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सहकारी समितियों को जो है राज्य सूची में रखा गया, यानी इससे संबंधित नियम कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। दूसरा है कि 7वें संविधान संशोधन ने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 के तहत एक मूल अधिकार बना दिया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति विशेष रूप से केवल लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनती है? केवल लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनती है कौन सी संसदीय समिति? तो प्राक्कलन समिति। ओके, इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं और तीसों के तीसों सदस्य जो है लोकसभा सदस्य के होते हैं। ओके, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, निजी सदस्य विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ओके, निजी सदस्य विधेयक ये क्या होता है भाई? तो इसका मतलब होता है ये किसी ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो मंत्री नहीं होता है। अगर सदन में किसी विधेयक को मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक बोला जाता है। और अगर कोई विधेयक किसी मंत्री के अलावा सदन के अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जाता है तो उसे निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यायोजित विधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसका अर्थ है विधायिका द्वारा कार्यपालिका को विधि निर्माण की शक्ति का हस्तांतरण। तो प्रत्यायोजित विधान का मतलब क्या होता है? जैसे हमने आपको बताया था कि विधायिका द्वारा जो है कुछ अधिनियम बना दिए जाएँगे, लेकिन उसके अंतर्गत क्या-क्या नियम होंगे, किस तरह के रेगुलेशंस होंगे, ये सभी बनाने का काम कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है। तो यहाँ पे ये आपका पहला स्टेटमेंट सही है, किसका अर्थ है विधायिका द्वारा कार्यपालिका को विधि निर्माण की शक्ति का हस्तांतरण, इसी को प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। दूसरा है प्रत्यायोजित विधान न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन नहीं हो सकता। देखो भाई, न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन सभी नियम, कानून, विधि, विधान सब कुछ इसके अंतर्गत आते हैं। यानी सभी की समीक्षा की जाएगी कि ये जो नियम कानून बनाया जा रहा है, वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं है। ठीक है? किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, तो न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है ये। इसमें कह रहा है कि नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी होगा, यानी केवल एक कथन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद से हटाए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यपाल को पद से हटाए जाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए भाई, राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, संविधान में यह प्रावधान है। ओके, तो राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा और राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। देखो भाई, न्यायिक पुनर्विलोकन का कह रहा है कि संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, तो ये गलत है। न्यायिक पुनर्विलोकन का संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन मूल ढांचा का भाग है, तो यहाँ पे दूसरा करेक्ट है। जो संविधान की मूल ढांचा है, उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन को शामिल किया गया है। आप लोग पॉलिटी पढ़िएगा तो ध्यान से पढ़िएगा कि संविधान के मौलिक ढांचा में कौन-कौन से प्रावधान को, कौन-कौन से पॉइंट्स को रखे गए हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, केवल दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि कॉलेजियम प्रणाली का संविधान में उल्लेख किया गया है। देखो, कॉलेजियम प्रणाली का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि संविधान में आयोग की सदस्य संख्या निर्दिष्ट नहीं है और इसका गठन जो है संसद द्वारा निर्धारित किए जाने का प्रावधान है। तो देखो भाई, पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि संविधान में आयोग की सदस्य संख्या निर्दिष्ट नहीं है कि कितने सदस्य होंगे इस आयोग में, ये बात तो नहीं कही गई, इतनी बात तो सही है। लेकिन आगे जो कह रहा है कि इसका गठन संसद द्वारा निर्धारित किए गए प्रावधान के अनुसार होगा, तो ये गलत है। इसका गठन कौन करेगा? इसका गठन राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, संसद नहीं होना चाहिए था, राष्ट्रपति होना चाहिए था। तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि संविधान संसद को आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार देता है। तो दूसरा भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करता है। दूसरा भी गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी ना तो एक ना ही दो। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि इसका प्रयोग अनुच्छेद 143 के तहत किया जाता है। तो परामर्श क्षेत परामर्श सॉरी परामर्शता, मैं क्या बोल रही हूँ आज, मेरा जुबान फ्लक्चुएट हो रहा है। परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार की बात करें तो इसका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कुछ ज्यूरिडिक्शंस ऑफ मतलब कुछ एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शंस इनको अधिकार दिया गया है कि ये जो है अगर राष्ट्रपति इनसे कुछ सलाह मांगते हैं किसी मुद्दे पे, तो ये सलाह देंगे। लेकिन कुछ लिमिट, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको इसमें ध्यान रखना है। तो पहला तो मान लो आर्टिकल सही दिया, दूसरा कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति, देखो, सर्वोच्च न्यायालय जो भी परामर्श दे रहा है, वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। राष्ट्रपति की मर्जी सुप्रीम कोर्ट की सलाह को माने या ना माने। तो यहाँ पे जो बाध्यकारिता है, इसलिए ये गलत हो गया, बाध्यकारी नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विधानसभा के संदर्भ में, तो पहला कह रहा है कि विधानसभा राज्य विधानमंडल का निचला सदन होता है। तो पहला तो स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि कुछ अपवादों के साथ इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 520 होगी। 520 नहीं होती, इसकी मैक्सिमम सदस्य संख्या डिसाइड किया गया है कि 500 होगी और मिनिमम जो है 60 डिसाइड किया गया है। ओके, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि कुछ अपवादों के साथ इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होगी। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत था। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसके सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है, यानी आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ से अब करंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, क्वेश्चन ये है कि भारत में ड्यूगोंग संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि ड्यूगोंग एक समुद्री स्तनपायी है जो भारत के उथले तटीय जल क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि ये जो है ना, ड्यूगोंग एक समुद्री स्तनपायी है। ये कहाँ पे रहता है? तो समुद्र के जो उथला हुआ क्षेत्र है, तो समुद्र के उथले तटीय जल क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे ये भारत है, तो आप देखेंगे इस रीजन में यहाँ पे ये पाया जाता है ड्यूगोंग। ठीक है, इसे समुद्री गाय भी कहते हैं, ये शाकाहारी होता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत का पहला ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व पाक खाड़ी में स्थापित किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि ड्यूगोंग को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 2 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। तो अनुसूची 2 के अंतर्गत नहीं, बल्कि अनुसूची 1 के अंतर्गत इसको सूचीबद्ध किया गया है। तो यहाँ तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एवं पैकेजिंग सुविधा गुजरात के सानंद में स्थापित की गई है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि यह सुविधा माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ स्थापित की गई है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। कितने ज्यादा फंडिंग की गई? तो 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा। तीसरा कह रहा है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का केंद्र बिंदु केवल सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण है। तो ये तो गलत है। यहाँ पे ऑलरेडी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि केवल सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण नहीं किया जाएगा, बल्कि इसकी पैकेजिंग की जाएगी, असेंबल किया जाएगा, टेस्टिंग की जाएगी, मार्किंग की जाएगी। तो ये सभी काम भी किया जाएगा। तो तीसरा यहाँ पे गलत हो जा रहा है। ओके, तीसरा गलत हो जा रहा है। चौथा देखिए, तो डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का
चिप्स उन घटकों में शामिल है जिनका निर्माण नोएडा स्थित एचसीएल फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर सुविधा में प्रस्तावित है। तो चौथा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। यहाँ आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। वैसे सारे एलिमिनेट हो जा रहे थे तीसरे स्टेटमेंट की वजह से, लेकिन अभी क्योंकि टेस्ट पेपर चल रहा है तो आपको सारे स्टेटमेंट को पढ़ना है। दूसरा अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और डिजिटल फूड करेंसी पायलट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि सीबीडीसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एवं विनियमित की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। सीबीडीसी जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है और इसको रेगुलेट भी केवल और केवल आरबीआई करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सीबीडीसी होता क्या है? जैसे हमारे पास डिजिटल रुपया सॉरी हमारे पास जो भौतिक रुपया होता है, इसी का डिजिटल फॉर्म जो है सीबीडीसी है। ओके। दूसरा कह रहा है कि डिजिटल फूड करेंसी पायलट खाद्य सब्सिडी वितरण हेतु प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपया वॉलेट का उपयोग करता है। प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपया वॉलेट का क्या मतलब है? जैसे कि मान लो गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है लोगों के अकाउंट में, जो गरीब लोग होते हैं उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं कि वो अपनी जरूरत की चीजें जैसे अनाज खरीद सके। ठीक है, किसी मतलब अपना भरण पोषण के लिए वो जरूरी चीजें जो मूलभूत चीजें होती हैं जीवन यापन के लिए वो चीजें खरीद सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं गरीब, जो उनके अकाउंट में पैसा आता है तो वो जरूरी चीजें न खरीद करके वो दारू खरीद लेते हैं, गुटखा, तंबाकू ये सारी चीज़ें मतलब बेकार की चीज़ें वो ख कंज़्यूम कर लेते हैं, खरीद लेते हैं या जुआ खेल लेते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए डिजिटल फूड करेंसी पायलट प्रोग्राम लाया गया। ये जो है प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपया वॉलेट का उपयोग करता है। इसका मतलब ये है कि जिस उद्देश्य से पैसा ट्रांसफ़र किया गया है अकाउंट में, जिस उद्देश्य से फंड ट्रांसफ़र किया गया है, केवल उसी उद्देश्य से इसका उपयोग किया जा सकता है, अन्य उद्देश्य से नहीं। इस तरह से इस रुपया को प्रोग्राम्ड किया गया है। यानी कि मान लो कि किसी अ, सूचीबद्ध राशन की दुकान पे गए और वहाँ से राशन खरीदें और जो पेमेंट करेंगे क्यूआर कोड से, ऑनलाइन ही पेमेंट होगा। ऐसा कैश नहीं निकाल सकते हैं। इसमें क्या है कि कैश विथड्रॉ करके आप खर्च नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, क्यूआर कोड से स्कैन करके। तो यहाँ पे क्या है कि क्यू गया वो राशन की शॉप पे, वो क्यूआर कोड स्कैन किया, तो पेमेंट आपका हो जाएगा। लेकिन यही व्यक्ति इसी रुपया को अगर जा रहा है पेमेंट करने, शराब की दुकान पे गया, पौवा खरीदा, मान लो 50-60 रुपए का खरीदा, वहाँ पे उस जो शॉपकीपर है उसका क्यूआर कोड यूज़ कर रहा है, स्कैन कर रहा है, तो यहाँ पे जो है वैलिड नहीं माना जाएगा, पेमेंट ही नहीं होगा। तो इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, इसको प्रोग्राम्ड किया गया है इस रुपया को, ठीक है? डिजिटल फूड करेंसी को। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेंस में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, ओके? अगला है कि सीबीडीसी क्रिप्टो करेंसी की तरफ विकेंद्रीकृत है। देखो भाई, क्रिप्टो करेंसी विकेंद्रीकृत है, ये किसी गवर्नमेंट के अधीन नहीं आता है। ओके? क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये ओपन ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करता है और ये विकेंद्रीकृत होता है। लेकिन अगर हम सीबीडीसी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, जो आरबीआई है उसके अधीन आता है। ठीक है? आरबीआई इसको रेगुलेट वगैरह करती है, तो ये विकेंद्रीकृत नहीं है। ये सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि ये जो है करेंसी ये डिसेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पे देखो ना, सीबीडीसी इज डिसेंट्रलाइज्ड लाइक क्रिप्टो करेंसी। ये डिसेंट्रलाइज्ड नहीं बल्कि सेंट्रलाइज्ड करेंसी है। ओके, तो यहाँ पे आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा सही था, तीसरा गलत हो जाता है। चौथा देखिए तो डिजिटल फूड करेंसी पायलट पुदुचेरी में लॉन्च किया गया है। तो ये फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा भाई, हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो पुदुचेरी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले राज्य नवाचार मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि त्रिपुरा अटल नवाचार मिशन ढांचे के तहत राज्य नवाचार मिशन प्रारंभ करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि इस मिशन का उद्देश्य राज्य में उद्यमिता एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि इस मिशन का प्रत्यक्ष कार्यान्वयन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। तो ये गलत है। इसका प्रत्यक्ष कार्यान्वयन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाएगा। देखो, जो ये अटल नवाचार मिशन है इसको नीति आयोग ने लाया था। तो ये जो राज्य नवाचार मिशन है ये भी नीति आयोग के अंडर में ही काम करेगा। बस इसका प्रत्यक्ष कार्यान्वयन वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। करेगा ये भी कार्यान्वयन, लेकिन डायरेक्टली नहीं करेगा। तीसरा गलत हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण द्वारा संचालित विलवणीकरण संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत का पहला ओटेक द्वारा संचालित विलवणीकरण संयंत्र कवरत्ती द्वीप पर स्थापित किया जा रहा है।
तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? कवरत्ती द्वीप पर स्थापित किया जा रहा है ओटेक द्वारा संचालित द्विलवणीकरण संयंत्र। ठीक है, भारत का पहला इस तरह का संयंत्र होगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका विकास राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किया जाएगा। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि इसका विकास कौन करेगा? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान करेगा। तीसरा कह रहा है कि औद्योगिक विद्युत उत्पादन के लिए लवणता प्रवणता का उपयोग करता है। देखो ये गलत है। ओटेक क्या है? महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण, ये सिस्टम क्या है पूरा? इसमें लवणता प्रवणता का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि आप देखेंगे कि सागरीय जल जो होता है, इसके जो ऊपरी सतह होता है सागरीय जल का, ये गर्म होता है, ठीक है? लेकिन इसकी गहराई में आप जाएँगे तो इसका जो जल का तापमान होता है, गहराई में बहुत कम होता है, यानी बहुत ठंडा होता है। ऊपर का जो जल का तापमान होता है वो गर्म होता है, नीचे के जल का तापमान जो है, गहराई के जल का तापमान, वो ठंडा होता है। तो इसी अंतर का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। ये नम्रता से इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम क्या है, आप लोग जब साइंस टेक पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। चौथा कह रहा है कि यह संयंत्र विद्युत तथा पेयजल दोनों का उत्पादन करेगा, तो चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय दंत आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, पहला कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय दंत आयोग ने भारतीय दंत परिषद का स्थान लिया था, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि इसकी स्थापना राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम 2023 के अंतर्गत की गई थी, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि ये आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये आयुष मंत्रालय के अधीन नहीं बल्कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है, यानी ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। चौथा कह रहा है कि राज्यों के लिए राज्य दंत परिषदों की स्थापना करना आवश्यक है, तो चौथा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कौन-सा स्टेटमेंट गलत था? तीसरा गलत था। ओके, आंसर आपका ऑप्शन ए होगा 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते चलिए आप लोग। ओके, भारत की क्वांटम और एआई यूनिवर्सिटी पहल के संबंध में कौन-सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि NIELIT ने अमरावती में परिसर स्थापित करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि यह यूनिवर्सिटी क्वांटम प्रौद्योगिकियों एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पीएचडी कार्यक्रम प्रदान करेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है। देखो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का कार्यान्वयन जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है, न कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। जब भी मंत्रालय देता है स्टेटमेंट में, तो अक्सर चांस ये होता है कि स्टेटमेंट गलत है। ओके, तो यहाँ पे दूसरा पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत था। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुष्ठ रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि चिली सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सत्यापित किया जाने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश बना है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, अभी हाल ही में न्यूज में रहा था, तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि WHO के अनुसार कुष्ठ रोग के उन्मूलन का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर इसकी व्यापकता को प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक मामले से कम करना। ठीक है, इसी को कुष्ठ रोग के उन्मूलन कहा जाता है WHO के अनुसार। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये जो WHO का डेटा है, इम्पोर्टेंट है, मेंस में आपको मेंशन करने के लिए सही रहेगा। और दोस्तों मेंस अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हो, तो clubis.com पे आप जाएँगे हमारे वेबसाइट पे, ठीक है? गूगल क्रोम में जा कर के क्लब आईएएस आप लिखेंगे, ठीक है? clubis.com, तो वहाँ पे हमारा पूरा वेब पेज ओपन हो जाएगा। इसी में आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम का एक होम पेज पे दिखेगा, वहाँ पे आप जॉइन हो जाइएगा। डेली आंसर राइटिंग कराया जाता है। आप लोग अपने आंसर्स को लिख के भेजेंगे और हमारी टीम जो है आंसर चेक करके आपको शेयर करेगी। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, तो कुष्ठ रोग जिसे हैंसेन रोग भी कहा जाता है, एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो जीवाणु के कारण होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, ये जीवाणु जनित रोग है। अक्सर ये एग्जाम में पूछा भी जाता है साइंस वाले सेगमेंट में। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री एक जीवाणु होता है। क्या नाम है जीवाणु का? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसी जीवाणु के कारण कुष्ठ रोग होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। चौथा कह रहे हैं कि WHO की वैश्विक कुष्ठ रोग रणनीति का केंद्र बिंदु केवल कुष्ठ रोग से होने वाली मृत्यु दर को कम करना है, तो नहीं। इसकी रणनीति क्या है WHO की कि केवल कुष्ठ रोग को
कुष्ठ रोग से जो मृत्यु होती है उसको कम नहीं करना है, बल्कि इसके संक्रमण को कम करना है। इसके रोग को कम करना है, इसके जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनके साथ भेदभाव होता है तो उसके भेदभाव को ज़ीरो करना है। तो ये सारे उद्देश्य भी हैं। केवल मृत्यु दर को कम करना ही उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ चौथा गलत हो गया। आपका आंसर ऑप्शन ए होगा यानी 1, 2, 3। अगला है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का प्रथम संस्करण छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि इन खेलों में तैराकी और कुश्ती सहित 20 से अधिक पदक वाले खेल शामिल है। देखो 20 से अधिक पदक वाले खेल शामिल नहीं है बच्चे, 7 7 पदक वाले खेल इसमें शामिल हैं, तो दूसरा गलत हो जाएगा। ओके, एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा है कि मलखंभ और कबड्डी को प्रदर्शन खेलों के रूप में शामिल किया गया, तो तीसरा आपका करेक्ट है। चौथा कह रहे हैं कि खेलों का आधिकारिक शुभंकर कौन है? मोरवीर है। ध्यान रखिएगा शुभंकर क्या है? मोरवीर। और मलखंभ और कबड्डी को प्रदर्शन खेलों के रूप में शामिल किया गया था, तो यहाँ पे इसको बहुत ध्यान रखिएगा। एग्जाम में दे सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह रिपोर्ट भारत में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की क्षमता एवं प्रदर्शन का आकलन करने हेतु उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट द्वारा जारी की गई थी। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी की गई थी भाई? उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की क्षमता एवं प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट जारी की गई। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि महामारी के बाद निस्तारण दर में सुधार के कारण वर्ष 2020 से 2024 के बीच उपभोक्ता आयोग में लंबित मामलों की कुल संख्या में कमी आई है। देखो मामले की निपटारा तो बहुत किया गया, लेकिन लंबित मामलों की संख्या में कमी नहीं आई है बल्कि बढ़ोतरी हुई है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो दूसरा गलत हो गया है, पहला सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट में से शिपिंग बोर्ड किससे संबंधित हो सकता है? पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन ही काम करेगा। यहाँ समझ में आ रहा है तो इसमें बहुत लॉजिक नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बोर्ड में संसद द्वारा निर्वाचित 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 4 राज्यसभा से, 2 लोकसभा से। देखो 6 सदस्य होते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 4 राज्यसभा से होते हैं, तो नहीं, 4 सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं और 2 सदस्य जो है बच्चे वो राज्यसभा से होते हैं। तो तीसरा गलत हो गया, आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एएलएच एमके थर्ड तथा स्टील मिसाइल प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि एएलएच एमके थर्ड यानी समुद्री भूमिका हेलीकॉप्टर तट आधारित हवाई अड्डों तथा समुद्र में जहाजों दोनों से संचालित करने में सक्षम है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि एएलएच एमके थर्ड हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण हेतु अनुबंध खरीद श्रेणी के अंतर्गत डिजाइन खरीद श्रेणी के अंतर्गत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि स्टील मिसाइल एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। देखो ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल नहीं बल्कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी सतह से वायु में मार करेगा ये। तो तीसरा गलत हो जाता है। ओके, आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित नारियल संवर्धन योजना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस योजना का उद्देश्य पुराने तथा अल्प उत्पादक नारियल उद्यानों का कायाकल्प करना है, जिसके अंतर्गत उच्च उत्पादकता और रोग प्रतिरोधी किस्मों से प्रतिस्थापित किया जाएगा। अब देखो ऐसे बीज लगाए जाएंगे नारियल के जो उच्च प्रतिरोधकता होगी और रोग प्रतिरोधी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा है कि इस योजना को प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव है। तो ये काम कौन करेगा? तो नारियल विकास बोर्ड काम करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रेविटी बम के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ग्रेविटी बम ऐतिहासिक रूप से फ्री फॉल बमों के रूप में जाना जाता है, यानी ऊपर से फ्री फॉल कर दिया जाता है, ऊपर से छोड़ दिया जाता है इसको। लोकेट इज मतलब वहां पे क्या होता है कि ऊपर से लोकेट किया जाता है कि एग्जैक्टली किस जगह पे गिराना है, फिर छोड़ दिए इसको तो फिर वो वहीं पे गिरेगा। इसके दिशा को इधर उधर बदला नहीं जा सकता है, इसी को फ्री फॉल कहा जाता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि क्रूज मिसाइलों की तरह ग्रेविटी बम भी
संचालित आयुध होते हैं, इनमें आंतरिक इंजन या प्रणोदित प्रणाली होती है। देखो ये जो ग्रेविटी बम होते हैं ना, सिर्फ़ बम होते हैं, इसके अंदर कोई इंजन वगैरह नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, जैसे कि क्रूज़ मिसाइलों में होता है, इसमें नहीं होता है, दोनों अपोज़िट हैं। तीसरा कह रहा है कि छोड़े जाने के बाद ग्रेविटी बम का प्रक्षेप पथ गुरुत्वाकर्षण तथा वायु गतिकी के अतिरिक्त उपग्रह नेविगेशन प्रणालियों से भी प्रभावित होता है। तो यहाँ तीसरा करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 दूसरा गलत है आपका, आंसर ऑप्शन सी होगा। ओके, आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द डार्क ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किस कथन पर सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया गया है? देखो, डार्क ऑक्सीजन यह उस ऑक्सीजन को संदर्भित करता है जो गहरे समुद्र में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स द्वारा जल के विद्युत रासायनिक अपघटन से उत्पन्न होता है। देखो समुद्र में जो है ना बहुत सारे, क्योंकि चट्टानों के घिस-घिस के समुद्र में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो महत्वपूर्ण जो एलिमेंट जैसे रेयर अर्थ मेटल हो गए, अन्य जो महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं, वो समुद्र में पाए जाते हैं। तो ये सभी जो होते हैं एक जगह जब ये नीचे इकट्ठा होते हैं तल पर, तो अन्य जो अपशिष्ट होते हैं जैसे कि जो जानवरों की हड्डियाँ वगैरह होती हैं या चट्टानें होती हैं, तो उनके नीचे ये दब जाते हैं। जब ये उनके नीचे दबते हैं तो ये एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। तो इनमें कुछ विद्युत रासायनिक अपघटन उत्पन्न होता है। कुछ ऐसी रासायनिक क्रिया होती है कि यहाँ इनमें से जो है ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं कि इनमें से फिर ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, जो कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता है, तो भी ऑक्सीजन उत्पन्न हो रहा है। तो लोग कहते हैं कि भाई देखो पेड़-पौधे से ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, हम लोग को बस इतना ही पता था, लेकिन यहाँ से भी ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे साइंटिस्ट इसको डार्क ऑक्सीजन नाम दे दिए हैं। ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा कि भविष्य में जो है ऑक्सीजन के लिए ये बेहतर विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन पोषण संबंधी ज्ञान और संसाधनों के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में काम करता है। जैसे कि न्यूट्रिशन से ही समझ में आ रहा है कि पोषण से संबंधित तो कुछ होगा। ऐसा भी आप एग्जाम में क्या है कि आइडिया लगा के आंसर कर सकते हो। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि यह मंच जो है पोषण 2.0 से जुड़े व्यापक सामाजिक आंदोलन और व्यवसायों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1 और 2 दोनों। अगला है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक सामान्य यौन संचरित संक्रमण है जो सर्वाइकल तथा अन्य कैंसर का कारण बन सकता है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि एचपीवी से संबंधित कैंसर को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है जिसमें जीवित वायरस या वायरल डीएनए नहीं होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि एचपीवी के टाइप 16 एंड 18 को उच्च जोखिम वाले स्ट्रेन माना जाता है जो सर्वाइकल कैंसर के अधिकांश मामलों के लिए जिम्मेदार है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। चौथा है कि भारत की वैश्विक सर्वाइकल कैंसर मौतों में 25% हिस्सेदारी है जिसमें विश्व भर में इस बीमारी से प्रभावित हर 5वीं महिला भारत की है। तो यहाँ चौथा स्टेटमेंट भी सही है और इस स्टेटमेंट को कहीं अलग से नोट कर लीजिएगा। मेंस में आपको क्या होगा कि अपने आंसर को थोड़ा लोगों से अलग बनाने के लिए इस तरह के डेटा को लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है वीर चिदम्बरम बंदरगाह पर शुरू की गई डिजिटल ट्विन पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह बंदरगाह डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि डिजिटल ट्विन वास्तविक समय के डेटा का उपयोग करके किसी भौतिक वस्तु या प्रणाली का वास्तविक समय में आभासी प्रतिरूप तैयार करता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो डिजिटल ट्विन का मतलब ये है, जैसे आप लोगों ने कोई मूवी देखा होगा जुड़वा मूवी, उसमें अगर एक को कुछ होता है, तो दूसरे को भी कुछ न कुछ होने लगता है। ऐसा मैंने शायद सलमान खान की कोई मूवी देखी थी। मुझे ध्यान नहीं उसका नाम क्या है, उस मूवी का, लेकिन ऐसा मैंने कुछ देखा था कि उसके पेट में दर्द हो रहा है या उसको मारा जा रहा है, तो दूसरे वाले को भी चोट लगती है। तो ये डिजिटल ट्विन भी समझ लीजिए कि कुछ मान लो आप गाड़ी चलाते हो, मान लो आप कार ड्राइव करते हो, ठीक है? आपकी कार है, तो आपको ऐसे जब आप रोज़ चेक करोगे, खुद से जाकर के मैनुअली चेक करोगे तो पता चलेगा कि अच्छा कौन-सा नट बोल्ट निकल गया है, कौन-सा टूल से जो घिस गया है, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ-यहाँ गड़बड़ी है। डिजिटल टूल में ऐसा है कि आपके काम को आसान बना दिया है। हर जगह एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जोड़ दिया जाएगा हर टूल को, ठीक है? वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक टूल्स लगा दिए जाएँगे। जिससे कि क्या होगा कि इसका एक मॉडल, एक वर्चुअल मॉडल जो है आपके कंप्यूटर में दिखेगा कि कहाँ पे कौन-सा टूल जो है ढीला हो रहा है, कहाँ पे कौन-सा टूल गड़बड़ हो रहा है, इंजन गरम हो रहा है, कम हो रहा है, कुछ ऐसा
बहुत सारे टूल लगा दिए जाएँगे जो टेम्परेचर को मापेगा, जो गति को मापेगा, अन्य चीज़ों को जो फ़ोकस करेगा, ऐसे बहुत सारे अलग-अलग टूल्स के नाम होते हैं, ठीक है? वही सारे टूल्स वहाँ इसमें लगा दिए जाएँगे और इसका एक डिजिटल मॉडल एक वर्चुअल मॉडल तैयार किया जाएगा। इसी वर्चुअल मॉडल के माध्यम से ये चेक करता रहेगा कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही है, इंजन गरम हो रहा है, इंजन खराब होने वाला है, तो आपको पहले से पता चल जाएगा। इसी को डिजिटल ट्विन कहा जाता है। इसको बड़े-बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाया जा सकता है। जैसे एयरप्लेन क्रैश बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि क्रैश हो जाता है, तो उसमें डिजिटल ट्विन उसका एक डिजिटल ट्विन तैयार कर लिया जाएगा, जिससे कि हमें पहले ही पता चल जाएगी कि कौन-सा उसमें जो फैन है, वो खराब हो रहा है या फिर उसमें इंजन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आने की स संभावना रहती है, तो बड़ी दुर्घटना जो है टल टल जाती है इससे। तो इसी को डिजिटल ट्विन कहा जाता है। तो आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाइट फैट और ब्राउन फैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि व्हाइट फैट मुख्यतः ट्राइग्लिसराइड के रूप में ऊर्जा का भंडारण करती है, जबकि ब्राउन फैट जो है ऊर्जा को बर्न कर उष्मा उत्पन्न करती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ब्राउन फैट जो है स्वाभाविक रूप से ठंडे तापमान के संपर्क में आने पर सक्रिय हो जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञान भारत मिशन और राष्ट्रीय पांडुलिपि सॉरी सॉरी ज्ञान भारत मिशन और राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का उद्देश्य पूरे भारत में पांडुलिपि भंडारों की एक जियो टैग राष्ट्रीय सूची तैयार करना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इसका क्या उद्देश्य भाई? कि भारत में जो पांडुलिपि भंडार है उनका एक जियो टैग तैयार किया जाएगा। दूसरा है कि यह मिशन कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटाइज करने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि इस कार्यक्रम को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच एक समझौते द्वारा समर्थित किया गया है। तो देखो यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का कोई रोल नहीं है। इस प्रोग्राम को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच एक समझौते के द्वारा समर्थित किया गया है, तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि इसका उद्देश्य ईंट भट्टे को संसाधन कुशल तकनीक में स्थानांतरित करना और लाखों लाखों परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने तक पहुंच प्रदान करना है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मार्च 2026 में हुए मेगा प्लांटेशन ड्राइव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि इस अभियान का आयोजन वाराणसी में किया गया था, जहां 1 घंटे के भीतर 2.5 लाख से अधिक पौधे लगाए गए थे। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि इस उपलब्धि ने 1 घंटे में सर्वाधिक पौधे लगाने के चीन के पिछले विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ये पौधे बड़े होते हैं कि नहीं होते? 2.5 लाख पौधे। देश और राजधानी दिया गया है। इसका आपको मिलान करना है, मैच करना है। तो मेडागास्कर की राजधानी अंतानानारिवी है। चिली की राजधानी जो है सेंटियागो है और स्लोवेनिया की राजधानी लुब्लायाना है और कजाकिस्तान की अस्ताना है। ठीक है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी 2413। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोजाम्बिक चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच में है? मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थल और देश में से कौन सा युग्म सही है? देखो अटाकामा मरुस्थल चिली में है, तो ये तो सही है। टकला मकान जो है चीन में है, कजाकिस्तान में नहीं है, चीन में है भाई। तो यहाँ पे ये तो दूसरा सही नहीं है। मोजावे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है और सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया में है। तो पूछा था कौन सा युग्म है? सही है, ये गलत है। सारे सही तो 3 है, गलत 1 है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था कि कौन सा सही नहीं है। इस अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन बी होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है। अंडमान सागर जो है बंगाल की खाड़ी समुद्री क्षेत्र में स्थित है। मलक्का जलडमरू मध्य की अगर बात करें तो मलक्का जलडमरू मध्य एक रणनीतिक चेक पॉइंट है। ठीक है। सी कह रहा है कि लक्षद्वीप में क्या है भाई? लक्षद्वीप कोरल रीफ का क्षेत्र है। मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मलक्का जलडमरू मध्य की अवस्थिति आप लोग देख लीजिएगा, इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में पड़ता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि लेक वेन जो विश्व की सबसे खारी झीलों में से एक है, इजराइल में स्थित है। इजराइल में नहीं बल्कि तुर्की में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये तुर्की में स्थित है। पहला गलत हो जाएगा।
ग्रेट सॉल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर ऑप्शन बी होगा। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य दिया है। पंचमढ़ी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, नीलगिरी तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, सिमलीपाल उड़ीसा में और डिब्रूगढ़ सेखोवा असम में। ओके, आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 3 1 4। अगला क्वेश्चन देखिए, नदियां दी है और कहाँ पे गिरती हैं, बताना है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ओके, टिग्रिस नदी फारस की खाड़ी में गिरती है, टाइबर नदी भूमध्य सागर में, डेन्यूब काला सागर में। नील नदी जो है लाल सागर में नहीं बल्कि भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है ये? भूमध्य सागर में। ओके, ये भी भूमध्य सागर में गिरती है जैसे कि टाइबर, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की महान झीलों यानी ग्रेट लेक्स पर विचार करते हुए उन्हें पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी हमने लास्ट सेशन में जो टेस्ट नंबर 5 था उसमें भी इसका मैंने मैप दिखाया था, शायद टेस्ट नंबर 4 या 5 में, क्योंकि इसको आप लोग एक बार मैप में देख लीजिएगा क्योंकि इस बार मैंने मैप नहीं सर्च किया था। तो ओंटारियो की अगर बात करें तो ये आपको सबसे पूर्व में देखने को मिलेगा, तो ओंटारियो हो जाएगा। उसके बाद फिर होगा एरी झील, फिर हुरन, उसके बाद फिर मिशिगन और सुपीरियर, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौशालाओं में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की पहल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन से संभावित लाभ हैं? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौशालाओं में जो है बायोगैस संयंत्र स्थापित किया जाएगा, इसके क्या-क्या लाभ हो सकते हैं? तो पहला कह रहा है कि पशु प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मवेशियों के संरक्षण को आधुनिक तकनीक के स्थान पर आधुनिक तकनीक के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और युवाओं हेतु आजीविका एवं रोजगार के अवसर सृजित करना, तो यहाँ दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे क्या होगा? रोजगार भी सृजित होंगे, ठीक है, महिलाओं और युवाओं के लिए, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की हालिया एआई फॉर ऑल पहल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए एआई फॉर ऑल कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इस पहल में एक अनिवार्य 4 घंटे का विशेष एआई कोर्स शामिल है, जिसे विशेष रूप से प्रशिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही, बहुत बेसिक सा बात कह रहा है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट गंगा जो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार और हिंदुजा समूह के बीच हस्ताक्षरित एक एमओयू के संबंध में चर्चा रहा है, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट गंगा किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा लाया गया है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य एक रणनीतिक जलमार्ग है जो निम्नलिखित में से किन जल राशियों को जोड़ता है? तो बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य जो है किन जल राशियों को जोड़ने का काम करता है? ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने का काम करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? कौन सा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज, यहाँ से पॉलिटिक क्वेश्चन शुरू होता है। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा अशोक मेहता समिति में सिफारिश की गई थी, तो पहला स्टेटमेंट सही है। इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी बलवंत राय मेहता ने। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। देखो, राज्य स्तर के निचले पर्यवेक्षण हेतु जनपद को इन्होंने बोला था, अशोक मेहता समिति में बोला गया था कि जनपद को जो है विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना चाहिए, न कि खंड को, न कि ब्लॉक को। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत होता है। पहला स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताना है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। राजभाषा संबंधित प्रावधान आप देखेंगे अनुच्छेद 17 संविधान के भाग 17 में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र संबंधित प्रावधान भाग 10 में है। अधिकरण की बात करें तो ये भाग 11 में नहीं बल्कि भाग 14 में है। संविधान के भाग 14 ए में प्रावधान किया गया है, तो डी सही सम्मिलित नहीं है, तो आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखो श्यामा प्रकाश मुखर्जी रूरबन मिशन कह रहा है इसमें 2015 में नहीं बल्कि 2016 में इस मिशन को लाया गया था। तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, तो ये गलत है। इसकी शक्तियों का निर्धारण कौन करेगा ग्राम सभा का? तो राज्य विधानमंडल करेगी, केंद्र सरकार नहीं करेगी। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्थानीय स्वशासन राज्य विधानमंडल के अधीन काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूचीबद्ध दिया है योजना कार्यक्रम और दूसरी साइड कब इसे प्रारंभ किया गया था, ये दिया है। ओके, तो आपको सही मिलान करना है, पूरे क्वेश्चन को देखिए। ओके, तो देखिए भाई, अगर बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की, तो इसको शुरू किया गया था 2005 में, और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसको शुरू किया गया था 1999 में, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है शुरू किया गया था 2001 में। तो जब इसको मिलाएंगे तो इसका क्रम बनेगा 2 1 4 3, यानी आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल पर एरियाज कानून कब पारित किया गया था, यानी कि पेसा एक्ट की बात कर रहा है। कि बस यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है जिससे कि बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि वो कहीं ना कहीं आंसर सोचे कि ये क्या है और गलत करके चले जाए। तो देखो, इसको पारित किया गया था 1996 में। अगला क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन और दलीय संबद्धता, इसको आपको मिलान करना है। ओके, तो देखो, भारतीय मजदूर संघ किस दल से संबंधित है? तो भारतीय जनता पार्टी से। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन ये संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है भाई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कांग्रेस इंडिया। ये जो है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी वाले से संबंधित है। तो ऐसे आपका क्रम क्या बन जाएगा? 4 1 3 2, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई थी? अंतरराज्य परिषद की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो सरकारी आयोग की सिफारिश पर की गई थी। ये बहुत पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर अंतरराज्यीय परिषद से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। देखो, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने मन से किसी भी सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को नहीं हटा सकती है। अगर इसके ऊपर सदस्य के ऊपर कोई आरोप लगा है तो उस आरोप की जांच जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि हाँ इसको हटा दो, इजाजत दे देगा, तो राष्ट्रपति हटाएगा। यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? आकस्मिक निधि से संबंधित है अनुच्छेद 267। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक है। ये तो आप लोग को पता होगा, इसको प्रथम बार प्रस्तावित कहाँ किया जाएगा? तो हमेशा और हमेशा लोकसभा में किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द को प्रयोग नहीं किया गया है। संप्रभुता है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य शब्द है, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? भारत के प्रथम वित्त आयोग थे श्री केसी नियोगी। आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो किसने ऐसा कहा था मूल अधिकारों के संदर्भ में? तो कहा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करें विथ एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ आंसर बताया जाता है, जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे डीपली आपको एक्सप्लेन भी किया जाता है। तो हमारे इस पूरे सेशन से, हमारे क्लब से जुड़िए। बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, उस प्रोग्राम का आप लाभ उठाइए। आप लोगों के लिए ही इस प्रोग्राम को लाया जा रहा है। आंसर राइटिंग हो या फिर सी सेट अभी लॉन्च किया गया है, सी सेट की क्लास आप लोग करिए, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए। और अगला जो टेस्ट पेपर है आप लोगों का, वो भी सी सेट का है। ठीक है, टेस्ट नंबर 7 जो है सी सेट का है। तो आप लोग एक बार सी सेट अच्छे से पढ़ लेना। इसमें सी सेट, पीसीएस के सी सेट में जो है
हिंदी क्वेश्चन आते हैं 15 से 20 क्वेश्चन हिंदी होते हैं, 15 से 20 इंग्लिश के होते हैं, 15 से 20 कम्युनिकेशन और फिर बाद में मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, अगला टेस्ट पेपर सीसेट का होगा तो उसमें हम लोग प्रॉपर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपने दोस्तों में जितना हो सके दोस्तों शेयर करिए। अब 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करिए इस टारगेट को, उसके बाद हम लोग बहुत बड़ा टारगेट लेंगे, ठीक है? धन्यवाद और स्वस्थ रहें और मस्त रहें।